हाँ जी सीए साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बोलो बेटे। जिंदा है। ओके बेटे, आपको पता है होल्डिंग चैप्टर के आप विधाता हो चुके हो। होल्डिंग आपके नाम से डरता है, पता है आपको? होल्डिंग कहते हैं कौन आ रहे हैं ये बच्चे, रहने दो, मैं भाग रहा हूं, ऐसे बोलता है वो आपको देख के। बेटे मेरी बात सुनो, होल्डिंग में आखिरी पॉइंट बचा हुआ था, और वो पता क्या बचा हुआ था? वो सीए साहब ये बचा हुआ था, अकाउंटिंग पॉलिसी नीरज लिमिटेड की अलग है और मुस्कान की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। आप लोगों को दोनों को कंसोलिडेट करना है, और दोनों कंसोलिडेट हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। आपको मुस्कान लिमिटेड को, और ये नीरज लिमिटेड है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी नीरज लिमिटेड लगाती है, मुस्कान लिमिटेड को भी उसी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद आप कंसोलिडेशन करेंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताना चाहता, पर हमारे स्टडी मेट में एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ, मैं ऐसा एग्जांपल नहीं बनाना चाहता, वो क्वेश्चन कराना चाहता हूं। आप देखना, उसमें एस लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होगी, एच लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होगी। मैं एस लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करूंगा, एच लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी बनाऊंगा, और फिर उनको कंसोलिडेट करूंगा। तो क्या मैं ओपन करूं स्टडी मटेरियल? यस सर, करो आप स्टडी मटेरियल ओपन कर लें। और मेरे ख्याल आखिरी इलिस्ट्रेशन था, इलिस्ट्रेशन 16, हाँ यही था। ध्यान से देखिए, आखिरी इलिस्ट्रेशन, सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग बैलेंस शीट। बी लिमिटेड की सब्सिडरी है और आपको यह बैलेंस शीट दे रही है। वो कहा है मूर्ख दूसरा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और अदर करंट एसेट्स। शेयर कैपिटल में ये है, जर्नलिज्म में ये है, बैंक ओवरड्राफ्ट में ये। पहले तो गधो देख लो, ये सब्सिडरी की बैलेंस शीट है 2010 की और 2011 की, होल्डिंग की नहीं दे रखी मेरे को। ये पीपीई, अदर करंट एसेट्स। बी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। जो बी लिमिटेड है जिसकी बैलेंस शीट दी है वो ए की सब्सिडरी है। बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। थैंक यू क्वेश्चन, कैलेंडर ईयर दे दिया। अगर एक का दे देता कैलेंडर ईयर और एक का दूसरा ईयर दे देता तो मुझे मैच करना पड़ता, और किसके हिसाब से मैच करना पड़ता? होल्डिंग के हिसाब से। थैंक यू क्वेश्चन पहली बात कहने के लिए। ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, वैल्यू इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, वाइल बी यूज फीफो। गलत है ये तो, हम लगाते हैं वेटेड, हमारी सब्सिडरी लगा रही है फीफो, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए तभी तो कंसोलिडेशन होगा। हे सब्सिडरी, तुम्हें भी वेटेड एवरेज मेथड ही लगाना होगा। टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यू इन लाइन विद दोज ए लिमिटेड, इट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री is required to be reduced by 12,000 at the end of 2010 and 34,000 at the end of 2011। अगर हम लोग सब्सिडरी को अपनी लाइन पर लाना चाहते हैं तो हमें ओपनिंग स्टॉक को 12,000 से घटाना होगा और क्लोजिंग स्टॉक को 34,000 से घटाना होगा। तब जो ए लिमिटेड मेथड यूज करती है, वेटेड एवरेज मेथड, वही हो जाएगा सब्सिडरी का भी। बी लिमिटेड डिडक्टेड, सब्सिडरी लिमिटेड घटाती है 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। जो सब्सिडरी है वो डेटर्स में से 1% कम कर देती है, कहती है कि ऐसा हमारी जनरल बात है कि हमारे 1% डेटर मारे जाते हैं, और हम तो करते नहीं ए लिमिटेड, तो हमें इसे ए लिमिटेड की चैन पर लाना होगा। इन्होंने अपने डेटर्स में 1% प्रोविजन बना रखा होगा, मैं बढ़ाऊंगा उस प्रोविजन, खत्म करूंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड मतलब सब्सिडरी के प्रीपेड खर्चे, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कैरी फॉरवर्ड ऑफ ₹60,000 इन 2010
एंड 30,000 इन 2011। कह रहे एक एडवर्टाइजमेंट के खर्चे है जो 2010 में 60,000 रुपए के और 2011 में 30,000 रुपए के बी ने लिखे हुए हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। मतलब ऐसा होता है 90,000 का खर्चा किया मान लो, 30,000 P&L में डाल दिया, 60,000 बैलेंस शीट में, फिर अगले साल 30,000 P&L में, 30,000 बैलेंस शीट में, धीरे धीरे राइट ऑफ करती है कंपनी। बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 इन 2010। उन्होंने 2010 में 90,000 के खर्चे किए थे, 30,000 P&L में डाल दिए थे, 60,000 बैलेंस शीट में डाल दिए थे, फिर 30,000 P&L में डाल दिए थे और 30,000 अगले साल की बैलेंस शीट में है। विच इज बीइंग राइट ऑफ ओवर 3 ईयर्स। उन्होंने कहा था 3 साल में हम ऐसे खत्म करेंगे। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड, हम होल्डिंग है, अगर हम ऐसा ही खर्चा करते हैज बीन फुली राइट ऑफ इन 2010, हम तो उसी साल P&L में डाल देते। तो हे हमारी सब्सिडरी तो हमारा कहना मानेगी, अपनी थोड़ी ना चलाएगी। बात समझ में आई? तो मैं इसको भी ठीक करवाऊंगा, कहूंगा गलत कर रखा है सब्सिडरी ने। रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर कंसीडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन वुड रिजल्ट नेसेसरी टू अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई जी हमें तो ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके नई बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेशन उस बैलेंस शीट के बाद होगा। तो मुझे नई बैलेंस शीट बनाए, आ जाओ नई बैलेंस शीट बनाते हैं। नई बैलेंस शीट से क्या क्या चेंज होगा, आ जाओ। हम 2011 की बैलेंस शीट बनाएंगे, 2021 कह लो आप इसे, 2021 की बैलेंस शीट बनाएं हम। 2010 की बना के क्या, 2020 की बना के क्या करोगे? ओके ना, 2021 की बैलेंस शीट बनाते हैं। न्यू कंसोलिडेशन नहीं चल रहा, ये एस लिमिटेड को पहले अपनी बैलेंस शीट को ठीक करना होगा, तभी तो कंसोलिडेशन होगी ना। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, तो आप देखिए क्या क्या चीज है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, जो जो उसमें दिया हुआ है सेम लिख रहा हूं बैलेंस शीट में, चेंज ही करनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तीन चार। बस एसेट्स में क्या क्या है, एंड नॉन एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, पीपीई नीचे 5 में है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख, आगे करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, अदर करंट एसेट्स। चले अब एक एक बात को देखते चले जाएंगे और एक एक बात को ठीक करते चले जाएंगे। पहली बात को ठीक करते हैं। जो स्टॉक है
वो वेटेड एवरेज मेथड से होना चाहिए। इन्होंने कौन से मेथड से किया हुआ है? फीफो से। क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम होगा? 34 से। तो हम तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग ही कर रहे हैं, ओके ना। कितने से कम करना होगा मुझे? 34 से। तो पहले तो मैं नीचे बनाकर एक बार थोड़ा वर्किंग नोट बना दूं। क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कितना? ये देखिए आप, क्लोजिंग स्टॉक 7,42,000 फॉर वेटेड एवरेज मेथड। अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड से करता तो 34,000 रुपये कम हो जाता और कितना रह जाता? 7 लाख। याद रखना, मैं इससे प्रॉफिट कम करूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे प्रॉफिट कम होंगे इससे। क्लियर? अब अगली बात क्या है? ये तो बात हो गई। अगली बात हो गई बात, मेरे ट्रेड रिसीवेबल में से मैंने 1% प्रोविजन बना रखा है, मतलब मैंने 1% डेटर्स कम कर रखे हैं। तो मैं देखता हूं मैंने अपने डेटर्स कितने हैं। मैंने डेटर्स बना रखे हैं 8,91,000 रुपए के, जो कितने परसेंट होंगे? 99। तो पहले मैं डेटर्स को भी ठीक करता हूं, पॉलिसी सेम कर रहा हूं। डेटर्स 8,91,000 प्लस प्रोविजन 891 डिवाइड बाय 99 इंटू 1। कितना प्रोविजन आ गया? कितना आ गया? 9,000। कितने बन गए ये? 9 लाख। अगली बात कौन सी है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बी लिमिटेड के आज की डेट में 30,000 रुपए, 2021 में कितने पेंडिंग है? 30,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्लूड है एडवर्टाइजमेंट के। अगर हम होते तो ना होते ये, तो आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस ये रे 48 के, माइनस एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के कितने हैं इसके अंदर? 30,000। तो कितना होगा? 18। बात समझ में आ गई? अब आगे रिवेन्यू प्रॉफिट कितने हैं मेरे? रिवेन्यू प्रॉफिट्स मेरे टोटल इस कंपनी के प्रॉफिट कितने थे आज की डेट में? ये जनरल रिजर्व है 714। अब आपने क्या क्या चीज चेंज की है? एक तो आपने स्टॉक घटाया है, स्टॉक के 34 कम हो गए। एक आपने स्टॉक के बाद डेटर्स बढ़ाए हैं, 9,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। और आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कम किए हैं। एडवर्टाइजमेंट कितने रुपए? 30,000 रुपए, प्रॉफिट कम हो गया। मेरे जो रिवेन्यू प्रॉफिट हो गए वो 659 हो गए। अब मेरी पॉलिसी और उनकी पॉलिसी सेम हो चुकी है। अब तो बस बैलेंस शीट बनानी बाकी है। आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज किया ही नहीं है। तो फर्स्ट शेड्यूल नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स 1 शेयर कैपिटल 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपए। अब आगे जर्नल रिजर्व 714 था, तो आ जाए जर्नल रिजर्व। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व। अब हमारा 714 तो नहीं रह गया, 659 हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स
इसमें है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट? 1,70,000। अब आगे फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स 4,30,000। पीपी इसमें मेरे ख्याल कोई चेंज नहीं किया हमने। कोस्ट 320, डेप्रिसिएशन 96, 224। कोस्ट 320, डेप्रिसिएशन 96 और कितनी वैल्यू बची है? 224। आगे 6 अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड हमने कम कर दिए हैं। कितना आ गया? 18,000। ठीक है बच्चों। अब आगे शेयर कैपिटल तो वही है 5,01,000 में। रिजर्व एंड सरप्लस कितना कर दिया था हमने? 659। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है? 170 तक होगा। ट्रेड पेबल 494। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 430 हो गई। ये तो बैलेंस शीट। इधर आ जाओ। पीपीई सेम ही रही है 224। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख। इन्वेंट्री हमने 34 कम कर दी है। कितनी हो गई है? 708। 742 में 34 कम कर दो ना, 7,08,000। हमने डेटर्स 9 लाख के कर दिए हैं। कैश में तो कोई चेंज नहीं है। ये चेंज हो गया 18,000। हो गई आपकी बैलेंस शीट। हमें यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए दोनों की। अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होगी तभी हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आप मेरे साथ साथ थ्योरी में लिखें यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी S Limited, all accounting policies are required in the line of H Limited accounting policies। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हमें H Limited की अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए सारी की सारी। If S Limited follow different accounting policies, then we change the balance sheet of S Limited as per H Limited accounting policies। और उसके बाद हम कंसोलिडेशन करेंगे। आफ्टर दैट वी स्टार्ट कंसोलिडेशन। कैसा लगा सीए साहब? अब तो समझ में आ गया होगा चैप्टर। बोलो यार।
ऐसे डरा रहे हो तुम, तो खौफनाक चेहरे बना लिए तुमने कि हम हैं, हमारा चेहरा देखो, हम खौफनाक है। बेटे खत्म कंसोलिडेशन। कैसा लगा आपको? हाँ बच्चे कह रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी तो बच्चे हैं, वो तो पढ़ा दो। लो पढ़ा देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे डरा क्यों रहे हो फिर? एमसीक्यू बचे हुए हैं ना, टेस्ट योर नॉलेज। बोलो गदो हाँ, आ जाओ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पार्ट ऑफ लाइबिलिटी नहीं, शेयर होल्डर फंड के बाद दिखाते हैं। पार्ट ऑफ इक्विटी ना, सेपरेट फ्रॉम लाइबिलिटी एंड द इक्विटी ऑफ पार्टनर शेयर होल्डर। यस, हम इसे लाइबिलिटी से भी और मालिक के जो मालिकाना हक है उससे भी अलग दिखाते हैं। अब आ जाओ आगे। माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडरीज इज एंटाइटल्ड टू। माइनॉरिटी को क्या क्या मिलता है? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट मतलब होता है प्री प्रॉफिट्स, वो तो मिलते ही हैं। और रिवेन्यू प्रॉफिट वो भी मिलते ही हैं। बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू प्रॉफिट, यस बोथ मिलते हैं। नाइदर कैपिटल नॉर रिवेन्यू, गलत। ना खाली कैपिटल मिलता, ना खाली रिवेन्यू मिलता, ना दोनों मिलते, दोनों ही मिलते हैं। सी आंसर। आगे, इन कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी डैश इज एलिमिनेटेड इन फुल। क्या चीज एलिमिनेट हो जाती हैं? करंट लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी, गलत, ऐसे कैसे एलिमिनेट कर दोगे? रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बोथ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी, गलत। म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल जो इनका आपस के लेन देन है वो कैंसल हो जाते हैं। इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी मस्ट शोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Provision for tax made by the subsidiary company will appear in the consolidated balance sheet as an item of, तो सिंपल ही आएगा वही करंट लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। ये रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होते, कैपिटल प्रॉफिट नहीं होते, करंट एसेट्स नहीं होते। खत्म बेटे खत्म। बोलो बच्चों हाँ, बोलो अब कल मिलेंगे नए एस के साथ। बाय बाय बच्चों फिर।